Welcome to my YouTube channel, अशरफ सर's ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे हमला हुआ था, उसके रीजंस क्या थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लोगों ने हमला किया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी का सेटअप कैसा था, तो फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर हम कहेंगे 1700 to 1800, इसको हम 18th सेंचुरी मानते हैं। दिस इज कॉल्ड 18th सेंचुरी। दिस इज कॉल्ड 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है, दैट मीन्स 1775। तो इस पीरियड में फ्रांस की जो सोसाइटी थी, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी का सेटअप कैसा था, आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है फ्रांस में क्या थी, फ्रांस में मोनार्की थी। देयर वाज मोनार्की इन फ्रांस। फ्रांस में मोनार्की थी। तो फ्रांस का एम्परर कौन था? लुई 16। लुई 16 वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस। तो लुई 16 के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले। लुई 16 था कौन, वो किस फैमिली को बिलोंग करता था, और उसकी बीवी जो थी उसका नाम क्या था। तो लुई 16 जो था, लुई 16 1774 में फ्रांस का एम्परर बना। He became the emperor of France in 1774। और लुई 16 जो था वो बर्बन फैमिली को बिलोंग करता था। वो बर्बन फैमिली से था वो, और यही फैमिली यही बन गया जो तख्त पर बैठा फ्रांस के इन 1774। लुई 16 belonged to Bourbon family and he ascended the throne of France in 1774। लुई 16 1774 में फ्रांस का एम्परर बन गया। तो लुई 16 इसके बाद he married to Austrian princess Mary Antoinette। तो कहा जाता है at the age of 14 years, तो मैरी एंटोनेट से उसकी शादी हो गई, जो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है। ऑस्ट्रिया या हमें बताता चलो, ये एक यूरोपियन कंट्री है जो फ्रांस के साइड में आती है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। तो वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिससे लुई 16 से शादी हो गई। तो लुई 16 की एज उस वक्त 14 ईयर्स थी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि लुई 16 जो था, लुई 16 जब तख्त पर बैठा, when he ascended the throne of France, तो कहा जाता है जब वो तख्त पर बैठा फ्रांस के, तो फ्रांस की जो ट्रेजरी थी उस वक्त, फ्रांस का जो खजाना था उस वक्त, वो खाली था, एम्प्टी ट्रेजरी था। यहाँ पर लिखा गया अपॉन हिज accession the new king found empty treasury। जब लुई 16 तख्त पर बैठा तो फ्रांस का खजाना खाली था। ऐसा नहीं कि वो तख्त पर बैठा, खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था तो उसके मजे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फ्रांस की ट्रेजरी जो थी वो उस वक्त एम्प्टी थी। तो व्हाट वर द रीजंस क्या थे इस एम्प्टी ट्रेजरी के, जो फ्रांस में उस वक्त एम्प्टी ट्रेजरी थी, क्यों? रीजंस क्या थे फ्रांस में एम्प्टी ट्रेजरी क्यों? तो कहा जाता है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, अब आप कहोगे कि सर ये लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर किसके साथ फ्रांस की जंग चल रही? तो फ्रांस वाज इन्वॉल्वड इन द वॉर विद ब्रिटेन। फ्रांस वाज इन्वॉल्वड इन ए वॉर विद ब्रिटेन। फ्रांस का ब्रिटेन के साथ जंग चल रहा था। तो उस जंग की वजह से फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो सभी खत्म हो गई। तो उसने फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स को ड्रेन आउट कर दिया था। तो फ्रांस ब्रिटेन के साथ उनका जंग चल रहा था। तो ब्रिटेन आपको पता है उस वक्त सबसे बड़ा कॉलोनियल पावर था यूरोपियन कंट्रीज में। अगर आप देखें अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, दे वेर अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटेन। तो उसी वार की वजह से फ्रांस की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गई थी। इसने फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस को ड्रेन कर दिया था। दूसरा काज क्या था एम्प्टी ट्रेजरी का? दूसरा काज था द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज। जो कोर्ट था एम्परर लुई 16 का, जो कोर्ट था वर्सलीस में, जो उसका कोर्ट था, इमेंस पैलेस जो था, उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगता था उससे भी बहुत सारा पैसा चला जाता था फ्रांस की ट्रेजरी से,
जो भी एक रीजन था फ्रांस की एम्पिटी ट्रेजरी का, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कोर्ट था, इमेंस प्लेस, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, तो वहां पर भी उसको बहुत सारा खर्चा होता था, जिसकी वजह से फ्रांस की ट्रेजरी एम्पिटी थी। तो इसके साथ साथ ये भी एक रीजन था दैट द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस वाज एम्पिटी। तो तीसरा और एक रीजन क्या था, फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो फ्रांस ने अमेरिका की बहुत सारी कॉलोनीज को हेल्प की थी, किससे, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हासिल करनी। तो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए जब फ्रांस को अमेरिका की हेल्प कर रहा था, तो वो हाथों से नहीं लड़ता, तो उसके लिए उसको हथियार चाहिए थे, तो उसके लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट यूएसओ को प्रोवाइड करता था। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से फ्रांस की ट्रेजरी एम्पिटी हो गई थी। तो फ्रांस उस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था यूएसए को, कॉमन एनिमी था दोनों का, तो इसलिए फ्रांस की ट्रेजरी एम्पिटी हो जा रही थी। तो इस वार की वजह से द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन टू द डेट। तो इस वार की वजह से फ्रांस के जो कर्जे थे उसमें बिलियन लिवर्स, आप कहोगे लिवर्स, ये नहीं है, ये वाला लिवर नहीं है, तो लिवर्स उस वक्त जो है ये करेंसी ऑफ द फ्रांस है। तो फ्रांस के कर्जे में 1 बिलियन लिवर्स का इजाफा हो चुका था, विच हैड ऑलरेडी 2 बिलियन था। ऑलरेडी ये कर्जा 2 बिलियन था फ्रांस का, तो इस वार की वजह से 1 और बिलियन इसमें इजाफा हो गया, तो जिसकी वजह से फ्रांस की ट्रेजरी एम्पिटी हो जा रही थी। तो लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% लोन्स। अब फ्रांस को कर्जा लेना पड़ रहा था बाकी नेबरिंग कंट्री से, या तो वो अपने ससुराल जाता कर्जे लेने के लिए, तो उस कर्जे को वापस देने के लिए अब जो भी कर्जा देता था उसको, जो भी लेंडर्स थे जो कर्जा देने वाले थे, वो उस कर्जे पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। क्योंकि जब आप बार बार किसी से कर्जा लेने जाओगे तो बार बार वो आपको कर्जे पे इंटरेस्ट बढ़ाता जाएगा। तो इसी तरह फ्रांस को भी उस कर्जे पे बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ा, तो 10% इंटरेस्ट उनको उस कर्जे पे देना पड़ता था, जो ऑलरेडी 2 बिलियन था, और वार की वजह से 1 और बिलियन उसमें ऐड हो गया था। तो फ्रांस कर्जे में डूब चुका था। It was because of the long years of war with Britain. So, to meet its regular expenses such as the cost of maintaining army, the court, the universities. अब बादशाह के लिए एक और परेशानी थी, रेगुलर आर्मी को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए, अपने इमेंस पैलेस को चलाने के लिए, अपने कोर्ट को चलाने के लिए, तो ये सब चलाने के लिए अब बादशाह को किस चीज की जरूरत थी? He needs money, उसको पैसे की जरूरत थी। तो ये पैसा आता कहां से? अब ये क्वेश्चन होता, ये पैसा कहां से आता? क्योंकि ट्रेजरी तो ऑलरेडी एम्पिटी थी, बादशाह कहां से पैसा लाता? तो इस एम्पिटी ट्रेजरी की वजह से बादशाह जो था इन सारी मुसीबतों में मुब्तला था। तो ये पैसे उसको कहीं से नहीं मिल रहे थे। तो अब बादशाह ने क्या किया? द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। बादशाह ने क्या कहा कि अब मैं टैक्सेस इंक्रीज करने जा रहा हूं, लोगों पे टैक्सेस इंक्रीज करूंगा। तो जब लोगों पे टैक्सेस इंक्रीज करूंगा तो तभी मुझे पैसा आएगा, तभी मैं जो ये कास्ट्स है, जो ये एक्सपेंसेस है, उनको फुलफिल कर पाऊंगा। तो लेकिन अब क्वेश्चन उठता है हु यूज्ड टू पे टैक्सेस? अब फ्रांस में टैक्सेस कौन देता है? व्हाट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज एलिजिबल फॉर टैक्सेस? तो फ्रांस में कौन सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो टैक्स देता था? तो ये भी देखना था कि टैक्सेस क्या ये लोग दे पाते, और फ्रांस में अगर टैक्सेस देने थे तो कौन सा सेक्शन देता। छोटा सा रिकैप फिर से इस टॉपिक का करते हैं। तो 18th सेंचुरी में लुई 16 फ्रांस का एम्परर बना। तो लुई 16 जो था बोर्बन फैमिली को बिलोंग करता था, तो 1774 में फ्रांस का बादशाह बना। और ये आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जो अमेरिका था उसने इंडिपेंडेंस गेन की थी ब्रिटेन से 1776 में, जो इंडिपेंडेंस गेन की थी। तो लुई 16 बोर्बन फैमिली को बिलोंग करता था, जो फ्रांस का बादशाह बना 1774 में। तो उसके बाद उसकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिसका नाम होता है मैरी एंटोइनेट। तो जब ये तख्त पर बैठता है तो फ्रांस की ट्रेजरी जो है एम्पिटी होती है। ही फाउंड एन एम्पिटी ट्रेजरी। तो रीजंस क्या होते हैं एम्पिटी ट्रेजरी की? एक रीजन ये होता है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार जो होते हैं वो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स को ड्रेन आउट करते हैं। वार किसके साथ होता है? वार यूएसए के साथ होता है, ब्रिटेन के साथ होता है, क्योंकि वो ब्रिटेन की हेल्प करता है उनको, उनकी कॉलोनीज को, यूएसए की हेल्प करता है उनकी कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ाद करने के लिए। और जो उसका पैलेस होता है, उसका कोर्ट होता है, उसको चलाने के लिए भी पैसा होता है, जो पैसा लगता था, जिससे भी फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स ड्रेन आउट हो रहे थे।
तो फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प की थी ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करने में। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से फ्रांस के रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे थे। तो फ्रांस पर 1 मिलियन का कर्जा ऑलरेडी था, लेकिन जो वो हेल्प कर रहा था यूएसए की ब्रिटेन से आज़ाद होने में, तो उसमें से उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ड्रेन आउट हो रहे थे, जिस पे फ्रांस का 1 मिलियन और कर्जा बढ़ गया था। तो जो फ्रांस को कर्जा दे रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम आपके कर्जे पे अब 10% इंटरेस्ट चार्ज करें। तो इंटरेस्ट कहाँ से आता, उससे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो फ्रांस की ट्रेजरी थी मोर एम्प्टी हो जा रही थी। तो अब यह अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को चलाने के लिए अब बादशाह के पास पैसे नहीं थे, कोर्ट को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए। तो बादशाह ने क्या सोचा, नाउ आई विल इंक्रीज द टैक्सेस। मैं टैक्सेस इंक्रीज करूंगा तो उससे क्या होगा, उससे जो मेरे एक्सपेंसेस है वो थोड़े कम हो जाएंगे और मेरा जो ट्रेजरी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो जिससे मैं खर्चे सारे बर्दाश्त करूंगा। आई होप आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। इसके दूसरे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में कौन सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टैक्स देता था और फ्रांस की सोसाइटी किन किन सेक्शंस में और स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी में बटी हुई थी। थैंक यू।